आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरी लाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 11वां परिच्छेद, दुख पर दुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फिर वहां से भागने की मैंने ठहराई, सो चटपट एक मोटी धोती और एक रुईदार सलूका पहनकर मैंने एक ऊनी सफेद चादर ओढ़ ली और मन ही मन भगवान और भगवती को प्रणाम करके उस कोठरी से मैं बाहर निकली। उस समय भागने की धुन में मैं ऐसी लौलीन हो रही थी कि मुझे इस बात का मुतलक ख्याल नहीं था कि इसी घर में हिरवा मरा पड़ा है। अस्तु, फिर मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाती हुई सदर दरवाजे की ओर जाने लगी थी कि इतने ही में कालू बड़े जोर से चीख मार उठा और मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो धम्म से कोई चीज रसोई घर में गिरी हो। ऐसी आहट पाकर मैं तेजी के साथ सदर दरवाजे की ओर भागी थी कि एक बड़े जोर से कराहकर कालू ने मुझे पुकारा, ओ दुलारी, तेरे तीनों चाहने वालों को मारकर मैं भी नब्बू की तलवार से अधमुआ होकर गिर गया हूं। आह, तू जल्द आ और मुझे थोड़ा सा पानी दे। हाय पानी, अब दम निकला। दुलारी, पानी। कालू की ऐसी विचित्र बात के सुनते ही मेरे पैर रुक गए और बड़े जोर से मेरा हिया कांप उठा। मैं अपना माथा पकड़कर जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई और कालू मुझे बार बार पुकारने और पानी पानी चिल्लाने लगा। आखिर मैं किसी तरह अपना कलेजा पोढ़ा करके उठी और एक मिट्टी की जल भरी गगरी उठाकर रसोई घर में पहुंची। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि धन्ना और परसा के तो सिर धड़ से अलग हो गए हैं और नब्बू के कलेजे में तलवार घुसेड़ी हुई है। सारी कोठरी में खून बह रहा है और एक और कालू भी घायल होकर पड़ा पड़ा कराह रहा है। ये सब हत्याकांड देखकर उस समय मेरे चित्त की क्या अवस्था हुई होगी, इसे तो केवल नारायण ही जान सकते हैं। इसलिए उसका बखान न करके मैं अब आगे का हाल कहती हूं। मुझे देखते ही कालू ने कहा, दुलारी, जल्दी मुझे पानी पिलाओ। बस जब ये बात मेरे कान में पड़ी तब मानो सोते से मैं जागी और मैंने नजर गड़ाकर क्या देखा कि कालू के कंधे को तलवार ने दूर तक काट दिया है और वो धरती में पड़ा पड़ा तड़प रहा है। मैं उसकी उस अवस्था को देखकर ये बात भली भांति समझ गई कि अब ये भी थोड़ी ही देर का पाहुना है। अस्तु, फिर तो मैंने हाथ में पानी लेकर उसके मुंह में धीरे धीरे डाला, जिसे वो बड़े कष्ट से पी गया। थोड़ा सा पानी पीकर जब वो कुछ स्वस्थ हुआ तब मेरी ओर देखकर यूं कहने लगा, दुलारी, तुम्हारी खातिर मैंने अपने तीनों साथियों को मार डाला, पर नब्बू साला मरते मरते मुझे भी आखिर मार ही गया। अब मैं चलता हूं, इसलिए मेरे अपराधों को तुम क्षमा करना। तुम यहां से अब अपनी जान लेकर तुरंत कहीं भाग जाना और पुलिस के हंगामे से अपने तई खूब बचाना। अगर तुम कहीं भाग न गई तो जरूर पकड़ी जाओगी और इन 5-5 खूनों के कसूर में फांसी पड़ोगी। यूं कहकर उसने फिर थोड़ा सा पानी पिया और तब मैंने उससे यूं कहा, कालू, ये तुमने क्या कर डाला? वो कहने लगा, तो आखिर मैं उन सबों को यहां से टालता कैसे? वे सब भला यहां से कभी टलने वाले थे? मैंने तो ये सोचा था कि इन तीनों को मार कर तुम्हें यहां से भगा ले चलूंगा, पर मेरे मन की मन ही में रही और मैं भी अब चलता हूं। हाय, तुम ब्राह्मण की लड़की हो और मैं तुम्हारा टहलुआ, फिर भी मैंने तुम पर अपनी नीयत बिगाड़ी और पूरी नमक हरामी की। अब यदि तुम अपनी उदारता से मुझे क्षमा न करोगे तो मैं नरक में भी सुख से न रह सकूंगा। इसलिए दुलारी, तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब मैं चलने ही वाला हूं। क्षमा करो दुलारी, तुम मेरी माँ बहन हो, इसलिए मुझ पापी को अब तुम क्षमा करो। ये सुनकर मैंने कहा, कालू, तुमने काम तो बड़ा खोटा किया है, पर अब तुम मर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। पर यह तो बतलाओ कि तुमने अकेले 3-3 आदमियों को कैसे मारा? वो कहने लगा,
रसोई घर में आकर धाना तो चूल्हे के नीचे धरती खोदने लगा, परसा खुदी हुई मिट्टी हटाने लगा और नब्बू रोशनी दिखलाने लगा। बस तुम्हारे पास से आकर मैंने धाना और परसा को तो चटपट काट डाला, पर नब्बू ये हाल देखकर मुझसे लड़ने लगा। उसने अपने हाथ का पलीता दीवार के छेद में खोस दिया और मुझ पर वार किया। उसने मेरे कंधे पर ये बड़ी भारी चोट पहुंचाई, पर गिरने के पहले मैंने भी उसके कलेजे में अपनी तलवार आखिर घुसेड़ ही दी। बस इसके बाद पहले नब्बू ने धरती सूंघी और उसके बाद मैं धीरे धीरे लेट गया। बस यही तो बात है जो तुम्हें सुना दी गई। पानी, पानी, ओ दुलारी, पानी, पानी, पानी। ये सुनकर मैंने फिर उसके मुंह में पानी डाला, पर अब की बेर वो उसके गले के नीचे न उतरा और बाहर निकलकर बह गया। इतने ही में कालू ने 2-4 बार हाथ पैर हिलाए, कई हिचकियां ली और दम तोड़ दिया। ये लखकर फिर मैं उस कोठरी में तनिक भी न ठहरी और बाहर निकल आई। मेरे पैर खून से रंग गए थे, इसलिए पहले तो मैंने पैरों को खूब धोया। इसके बाद इस बात पर भली भांति विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने यही निश्चय किया कि यहां से भागकर मैं कहाँ जाऊंगी और किस जगह छिपकर रहूंगी, क्योंकि मुझे कौन शरण देगा। इसके अलावे भागने पर इन 5-5 खूनों की अपराधनी मुझे ही बनना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे यही करना चाहिए कि सारी लाज शर्म छोड़कर मैं स्वयं थाने पर चलूं और इन हत्याओं की रिपोर्ट लिखवाऊं। इसमें फिर जो कुछ भी हो, पर मुझे ऐसे अवसर पर ना तो कहीं भागना ही चाहिए और न छिपकर बैठ ही रहना चाहिए। बस ये सोचकर मैं तुरंत अपने घर से बाहर हुई और अपने गांव से 3-4 कोस दूर एक दूसरे गांव के थाने पर जाने का मैंने पक्का इरादा कर लिया, क्योंकि मेरे गांव पर जो थाना था, दीवाली पर आग लग जाने से वो जल गया था और उसके लिए दूसरा झोंपड़ा अभी नहीं बना था। इसलिए इस गांव की वारदात की रिपोर्ट पास के उसी दूसरे गांव पर लिखाई जाती थी। बस उसी गांव पर जाने का मैंने निश्चय किया। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 11वां परिच्छेद, दुख पर दुख, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।